हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इन सभी वीडियोज़ की आपको फ्री पीडीएफ और ऑनलाइन क्विज भी मैंने प्रोवाइड की है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ओनली कॉमर्स। आप लोग यदि पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। और यदि आप पूरा कोर्स परचेज नहीं करके सब्जेक्ट वाइज कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स एक बहुत ही नॉमिनल फीस पर बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम ये सभी 10 चैप्टर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और इनको परचेज करने के बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो क्वेश्चन हमसे डिस्काउंटिंग टेक्निक्स जानना चाहता है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि कैपिटल बस्टिंग के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हमारे पास ट्रेडिशनल या फिर नॉन डिस्काउंटिंग मेथड होते हैं, डिस्काउंटिंग मेथड होते हैं और कंपाउंडिंग मेथड्स होते हैं। ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स के अंदर हम पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी और एआरआर पढ़ते हैं। और डिस्काउंटिंग मेथड के अंदर हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ते हैं। और कंपाउंडिंग मेथड के अंदर हम लोग टर्मिनल वैल्यू को डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहता है। तो आप लोगों को पता है कि ये 4 टेक्निक हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक है। तो क्वेश्चन में से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी और आईआरआर, तो 1 to 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्वेश्चन पिछले वाले से जस्ट ऑपोजिट है। इसमें हमें बताना है कौन सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड नहीं है। तो पेबैक पीरियड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, ये सभी हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर डिस्काउंटिंग मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर कैपिटल बस्टिंग। क्वेश्चन जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको टोटल 8 मेथड्स बताए थे। तो हमें पता है पेबैक पीरियड हमारा मेथड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। लेकिन यूटिलिटी थ्योरी कोई कैपिटल बस्टिंग का मेथड नहीं है। ये तो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। तो ए, बी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। तो देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि पेबैक पीरियड मेथड में क्या होता है। जैसे हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्रोजेक्ट में, और अब हमें इनफ्लो मिल रहा है प्रोजेक्ट में। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट करना था वो इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब ईयरली हमें 10,000 रुपये का इनफ्लो मिल रहा है। तो पेबैक पीरियड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा पैसा कितने टाइम में वापस आ जाएगा। तो ईयरली यदि हमें 10,000 रुपये मिले तो हमारा पैसा 5 ईयर्स में वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनफ्लो हमारा फॉर्मूला होता है। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है, इट इज सिंपली ए मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो बिल्कुल सही है। पेबैक पीरियड में हम बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जो पैसा लगाया था वो पैसा कितने टाइम में वापस आ जाएगा। हम ये नहीं देखते कि प्रॉफिट कितना हुआ या नहीं हुआ। सेकेंड ये बोल रहा है, इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पेबैक पीरियड
पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी और ARR मेथड हमारा नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल मेथड होता है। सी में बोल रहा है डज नॉट कंसीडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। तो ये बात भी काफ़ी हद तक सही है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इसलिए रिस्क को कंसीडर नहीं करता है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि पीरियड जितना कम होता है पेबैक उतनी कम रिस्क होती है, फिर भी ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये रिस्क को कंसीडर नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाली जो बात है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे हमने देखा कि बिल्कुल आसान सा है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनफ्लो बिल्कुल आसान मेथड है। वैसे ये वाली जो बात है डिफिकल्ट या इजी होना, ये बात केवल थियोरेटिकल बन के रह गई है। प्रैक्टिकल लाइफ में अब इसकी कोई भी अहमियत नहीं है क्योंकि हमारे पास MS एक्सेल है और वहाँ पर हर चीज़ के लिए फॉर्मूला फिट किया जा सकता है। तो जो कठिन से कठिन मेथड है IRR जैसे, वो भी इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर D आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इन पेबैक पीरियड मेथड द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज एडजस्टेड बाय लेसनिंग द टारगेट पेबैक पीरियड। तो बिल्कुल सही बात है, पेबैक पीरियड जितना कम होगा रिस्क हमारी उतनी कम हो जाएगी। यदि 5 साल में पैसा वसूल नहीं होकर 1 साल में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। सेकंड ये बोल रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ NPV। तो स्टूडेंट ये गलत बात है, जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो NPV कैलकुलेट करने के काम में नहीं आता है। देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है, मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट में अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब हमें इनफ्लो मिल रहा है, हर साल हमें इनफ्लो मिल रहा है। तो आपने ये माना कि पहले साल हमें 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इनफ्लो मिलेगा, सेकेंड ईयर हमें 30,000 रुपीज़ का इनफ्लो मिलेगा, थर्ड ईयर हमें 80,000 रुपीज़ का इनफ्लो मिलेगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इनफ्लो मैंने लिखा है 50,000, 30,000 एंड 80,000, ये बिल्कुल सर्टेन है या फिर ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है? बिल्कुल ये हमारी एक्सपेक्टेड अमाउंट ही है क्योंकि हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बढ़िया भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही हम ये जानना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं। अब ये कोई सर्टेन तो है नहीं कि 50,000 रुपये का इनफ्लो हो जाएगा। आपने माना कि 50,000 का हो जाएगा, लेकिन 50,000 का नहीं होगा तो 40 का तो हो ही जाएगा, और 40 का भी नहीं होगा तो 30 को तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए आपने माना कि 20,000 का तो हो ही जाएगा और 20 का नहीं होगा तो 10 का तो होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। थर्ड ईयर के लिए आपने माना कि 50 का हो जाएगा और 50 का नहीं होगा तो 30 का तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये आप लोगों ने हर ईयर के लिए 3 इनफ्लोज कैलकुलेट किए हैं। जो फर्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा वाला इनफ्लो है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा आप आशावादी सोच रहे हो इसलिए आप 50,000 रुपये सोच रहे हो। सेकेंड है हमारा मोस्ट लाइकली, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है इसकी। और थर्ड है पेसिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा निराशावादी सोचते हो कि 30,000 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है, एवरी ईयर के लिए हम 3 पॉसिबल इनफ्लोज कैलकुलेट करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू या NPV वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारी 3 NPV आएगी, ऑप्टिमिस्टिक के हिसाब से अलग आएगी, मोस्ट लाइकली के हिसाब से अलग आएगी और पेसिमिस्टिक के हिसाब से अलग आएगी। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि NPV को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, और न ही हम ये कह सकते हैं कि ये NPV कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। NPV तो हमारी वैसे भी कैलकुलेट हो रही थी, सेंसिटिविटी एनालिसिस केवल एक तरीके से रिस्क कम कर रहा है। जो हमारा पेड कोर्स है उसमें मैंने कैपिटल बस्टिंग को लगभग 3.5 घंटे में करवाया है और 50 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर MCQs कराए हैं। मैं नहीं मानता कि इंडिया का कोई भी एग्जाम ऐसा होगा जिसमें उसके बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है, और आपको न केवल इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, बल्कि आप लोगों को एक बात और बतानी है। मैं एक स्कीम लाने की सोच रहा हूँ। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग एक स्कीम रखें कि मैं 15 डेज या फिर 30 डेज में 15 डेज या 30 डेज में एक विनर को सेलेक्ट करूँगा, जो भी
करेक्ट आंसर बताता है और बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर बताता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और केवल ABCD नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझाकर आपको आंसर बता देना है, उसी को विनर में काउंट किया जाएगा। तो 15 या 30 दिन में एक विनर कंसीडर किया जाएगा और उसे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैच 50% डिस्काउंट पर मिलेगा। तो आपकी जो भी ओपिनियन हो, आपको ये स्कीम अच्छी लगे नहीं लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। या स्कीम में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं तो वो भी बता देना। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप और PDFs वगैरह चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।